अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करने लगे हैं जो कि है साइनोवियल जॉइंट्स के ऊपर। अब साइनोवियल जॉइंट्स किसकी टाइप थी? ये टाइप थी कैविटेटेड जॉइंट्स की। मतलब इसके अंदर हमेशा एक साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, हमने पहले दो टाइप्स पढ़ी हैं। पहली टाइप थी हमारे पास फाइब्रस जॉइंट और दूसरी टाइप थी कार्टिलेजिनस जॉइंट। दोनों के अंदर भी कैविटी नहीं थी। लेकिन ये जो थर्ड टाइप है हमारी साइनोवियल जॉइंट्स, ये हमारे पास कैविटेटेड जॉइंट्स की टाइप है, इसलिए इसके अंदर हमेशा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होगी। अब इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है आर्टिकुलर कार्टिलेज को। अब यहाँ हमने डायग्राम बनाई है। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये में हमारे पास बोन्स है। ये एक लॉन्ग बोन है, ये दूसरी लॉन्ग बोन है, ये इसकी बोन की सरफेस आ रही है। एंड देन ये ऊपर जो लेयर मैंने बनाई है, ये बनाई है आर्टिकुलर कार्टिलेज की। जब हमने बोन के बारे में पढ़ा था उसमें भी हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज का जिक्र किया। जब हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा उसमें भी आर्टिकुलर कार्टिलेज का जिक्र किया। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है इस बोन की फ्री सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगी और ये टाइप होती है हाईलाइन कार्टिलेज की। ठीक है, कार्टिलेज की हमारे पास 3 टाइप्स होती थी, हाईलाइन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज। इसमें से जो हाईलाइन टाइप की कार्टिलेज है उसकी अंदर एक आर्टिकुलर क्लास भी है। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हाईलाइन कार्टिलेज के अंदर आती है। ठीक है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात क्या है कि इसके ऊपर पेरिकोन्डियम प्रेजेंट नहीं होती। कार्टिलेज हमने पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था उसके ऊपर एक पेरिकोन्डियम प्रेजेंट होती है, जैसे बोन के ऊपर एक पेरिकोस्टियम प्रेजेंट होती है। अब पेरिकोन्ड्रियम क्यों प्रेजेंट नहीं होती, इसकी रीज़न आपने जो है ना कमेंट में मुझे बतानी है कि क्यों ये प्रेजेंट नहीं होती इसके अंदर। इसकी एक बड़ी अहम रीज़न है कि ये इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, अब इसकी क्या होगी, एक स्मूथ सरफेस होगी। ठीक है, स्मूथ सरफेस का मकसद क्या है कि रेजिस्टेंस ना हो, वेयर और टेयर कम हो। इसके अलावा ये लुब्रिकेशन का इफेक्ट देगा कि मतलब एक स्मूथ सी सरफेस है जो कि बिल्कुल फ्रिक्शन कम से कम हो उसमें और ज़्यादा रगड़ ना हो। जैसे आप ये देखो कि अब ये जो है ना एक शाइनिंग सरफेस है मार्कर की, तो अगर इसके साथ जो है ना जो मोशन होगा तो ये बिल्कुल स्मूथ होगा मोशन, बिल्कुल स्लिपरी सा मोशन होगा, इसमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो ये मकसद है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, ये लुब्रिकेशन का इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एक स्मूथ शाइनिंग सरफेस है इसकी जो कि मूवमेंट को बिल्कुल जो है ना स्मूथ बनाएगी और जो है ना मूवमेंट में आपको कोई वेयर और टेयर नहीं होगा, कोई पेन प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, और एक और इफेक्ट है इसका शॉक एब्जॉर्प्शन, क्योंकि कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज के अंदर थोड़ा कंप्रेसिबल नेचर है। तो ये जब इस पर फोर्स अप्लाई होगी तो ये कंप्रेस हो जाएगी और उस शॉक उस टाइम पे एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बाद ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो जब हम जंपिंग वगैरह करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस टाइम जो शॉक एब्जॉर्ब करने की पावर होती है वो भी आर्टिकुलर कार्टिलेज में होती है। अब हमारे पास विद एज क्या होगा, ठीक है, विद एज इस कार्टिलेज की थिकनेस कम होती जाती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब सालों तक मूवमेंट होती रहती है जॉइंट्स की तो ये जो कार्टिलेज ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी इसकी थिकनेस, वेयर और टियर। और ये क्या कर रही थी, ये वेयर और टेयर, क्योंकि इसने बोन की फ्री सरफेस को कवर किया हुआ था। अब अगर बोन की सरफेस, जैसे हमने समझा कि ये कैप है, ठीक है, अब ये कैप क्या कर रही है, ऊपर उसके कवर किया हुआ इसने, ये इसको कवर जो है ना प्रोटेक्ट कर रही है सरफेस को। जब ये कैप आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएगी तो बोन की फ्री सरफेस हमारे पास सामने आ जाएगी। अब अगर बोन की फ्री सरफेस जो है ना कांटेक्ट में आएगी दूसरी बोन के या कार्टिलेज के, तो उसमें क्या होगा, वो बोन में वेयर और टेयर बहुत इजीली स्टार्ट हो जाएगा और उससे फिर पेन भी प्रोड्यूस होगी। तो अगर आप ये देखो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज कम होती है, ठीक है, एज के साथ थिकनेस कम होगी, वेयर और टेयर ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे जब वॉक कर रहे होंगे, चल फिर रहे होंगे, तो उसमें क्या होती है, पेन प्रोड्यूस होती है। ये किसका साइन है, ये हमारे पास साइन है आर्थराइटिस का। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज की ख़त्म होने की वजह से हमारे पास आर्थराइटिस हो जाएगा। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ है फाइब्रस कैप्सूल। अब एक कैविटी है तो कैविटी को बाहर से इनक्लोज़ करने के लिए कैप्सूल भी तो चाहिए जिसके अंदर ये इनक्लोज़ होगा। अब फाइब्रस कैप्सूल क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। बोन के दरमियान में जो मेन कंपोनेंट जो कनेक्ट कर रहा है, स्केलेटन बना है, क्या कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो हमारे पास ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होंगे और ये एक साइड पे बोन से अटैच होगा इधर से और दूसरी साइड पे दूसरी बोन से अटैच होगा इधर। तो ये अंदर उसके बोन की जो पेरिओस्टियम, बोन की आउटर कवरिंग थी पेरिओस्टियम, तो ये उसके साथ फ्यूज़ कर जाता है, उसके अंदर ब्लेंड कर जाता है।
तो ये पेरिओस्टियम के साथ फ्यूज़ कर देगा और एक कफ के तौर पे काम देगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ इससे। आप समझो कि ये हमारे पास एक टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट टाइप है। तो अब ये अगर इसको हम फाइब्रस कैप्सूल के तौर पे लें तो ये फाइब्रस कैप्सूल और कहीं पे अटैच नहीं है, ये बिल्कुल फ्रीली प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो ये अंदर कहीं पे भी जो है ना इसके साथ अटैच नहीं है, ये सिर्फ अपने एंड्स पे, एक यहाँ पे और दूसरा इस तरह लेफ़्ट साइड पे इधर अटैच है एज अ कफ। उसको उसने सर्कल किया हुआ है और जो है ना प्रॉपरली फ्यूज़ किया हुआ है उसकी आउटर सरफेस पेरिओस्टियम के साथ। लेकिन बाकी जगह पे आप देखो तो ये बिल्कुल रिलैक्स है और प्लाएबल है। यही बात लिखी हुई है कि रिलैक्स है, फ्लेक्सिबल है, और इसी वजह से जब मूवमेंट होगी, ठीक है, तो मूवमेंट इसमें बड़ी आसान होगी। ये मूवमेंट को ये इजीली अलाउ करता है। लेकिन अब देखो मैंने स्ट्रेच करने की कोशिश की इनको, लेकिन ये स्ट्रेच नहीं होगी कभी भी। तो ये एक जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक तो अंदर साइनोवियल कैविटी को इनक्लोज करता है, और उसके अलावा ये इतना फ्लेक्सिबल होता है, दरमियान से बिल्कुल लूज़ है, तो ईज़िली इसमें मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, और एक और बात है कि इसके अंदर वेसल्स और नर्व्स की भी परफोरेशन होती है। अब जो का जॉइंट है, जॉइंट के अंदर कंपोनेंट्स भी हैं। अब इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी आनी है बाहर से, तो वो किसको परफोरेट करती हुई आएगी, इस फाइब्रस कैप्सूल को परफोरेट करती है। जो ब्लैक से बनाई मैंने ये फाइब्रस कैप्सूल है। ठीक है, तो ये दोनों साइड पे ऐसे अटैच है और दरमियान में ये फ्रीली किसी चीज़ से भी अटैच नहीं है। और इसको वेसल जो नर्व्स परफोरेट कर रही हैं, जो कि अंदर किस चीज़ को सप्लाई करेंगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन को सप्लाई करेंगी, और डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको सप्लाई करती हैं। कुछ यहाँ से आप देखोगे कि एपिफिजियल वेसल्स भी इसको परफोरेट करती हुई आ रही होंगी, कुछ नर्व्स आ रही होंगी जो कि ये पेरिओस्टियम में जा रही होंगी, जो कि इस और डिफरेंट कंपोनेंट्स को सप्लाई कर रही होंगी। ठीक है, तो इसमें नर्व्स और वेसल जो नर्व्स की भी परफोरेशन होती है। अब फाइब्रस कैप्सूल लॉन्ग बोन पे आपने देखा है कि अटैच होता है बिल्कुल एंड से एक कफ की तरह। शॉर्ट बोन्स पे ये थोड़ा ज़्यादा दूर अटैच नहीं होता, शॉर्ट बोन्स पे बिल्कुल करीब करीब आर्टिकुलर सरफेस के पास पास ही अटैच होता है। ये छोटा सा फ़र्क है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स हमारे पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के एक बैंड्स लाइक है, एक जो है ना स्ट्रिंग लाइक है, जो कि दोनों बोन्स टू बोन्स अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। आपने एफएससी में पढ़ा होगा, टेंडन्स अटैच मसल टू बोन्स है, और लिगामेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बोन्स को बोन से अटैच करते हैं। तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं। वैसे ये इसको हम कहते हैं डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स हैं। लेकिन ओवरऑल जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये इन इलास्टिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इस बात को आपको याद रखना है। अब लिगामेंट हमारे पास प्रेजेंट होगा, दोनों बोन्स के दरमियान में अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, और इसका मकसद क्या है कि जब जॉइंट एक्सटेंड हो तो जॉइंट ब्रेक ना हो, दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो ये देखो मैंने इसकी जो है ना इन इलास्टिक नेचर को शो करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल बनाई है। ये हमारे पास दो बोन्स हैं और इनको मैंने एक ऐसे लिगामेंट से अटैच किया हुआ है। अब आप देखो कि ये लिगामेंट जो है इसकी नॉर्मल मूवमेंट में जो है ना मुश्किल नहीं करेगा कि ये ऐसे मैं मूवमेंट का इन दोनों के दरमियान ऐसे फ्लेक्शन टाइप मूवमेंट इस तरह करके मैं मूवमेंट इजीली प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको दोनों बोन्स को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करूँगा, जॉइंट को की कंटिन्यूटी ब्रेक करने की कोशिश करूँगा, तो ये लिगामेंट इन इलास्टिक है, ये जो स्ट्रेच नहीं होगा, बल्कि उल्टा क्या होगा, इसमें टियर आ जाएगा। तो ये देखो मैंने इसको स्ट्रेच कर, और फिर ये क्या होगा, फिर इसमें टियर आ जाएगा, ये दरमियान से ऐसे टूट जाएगा। तो इसको हम कहते हैं लिगामेंट जब दरमियान में से टियर हो जाए ना, तो इसको हम कहते हैं स्प्रेन। और जब देखो अब दोनों लिगामेंट अटैच थे बोन से, अब दरमियान में ये टियर हो गए, तो अभी क्या हो गया, स्प्रेन हो गया। इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, पेन प्रोड्यूस होगी, और दूसरी चीज़ होगी स्वेलिंग। तो एक पेन प्रोड्यूस होगी जहाँ पे स्प्रेन होगा। स्प्रेन को हम नॉर्मली मोच, जो हमारी एंकल स्प्रेन होती है उसको हम मोच भी कहते हैं, कि एंकल के अंदर जो है ना एड़ी के अंदर जो हमारे स्प्रेन आ जाता है, लिगामेंट टियर हो जाता है, उसको हम मोच भी कहते हैं। उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, पेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा एक और साइन है उसका स्वेलिंग, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे स्वेलिंग तो होती है। तो ठीक है, डेंस रेगुलर इलास्टिक टिश्यू इसका हिस्टोलॉजिकली है, लेकिन ओवरऑल ये एक इन इलास्टिक फाइब्रस जो है ना कनेक्टिव टिश्यू का बैंड है, जो कि बोन टू बोन अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। अभी या तो कैप्सुलर हो सकता है या एसेसरी हो सकता है। अगर ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को ही स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है, एक उसके अंदर ही ब्लेंड हो रहा है।
अब अगर ये लिगामेंट कैप्सूल के अंदर बिल्कुल ब्लेंड कर जाए तो फिर इसको हम कहेंगे कैप्सुलर लिगामेंट। लेकिन नॉर्मली जो दूसरे लिगामेंट्स होते हैं कैप्सूल के अंदर बिल्कुल ब्लेंड नहीं होते, तो उनको फिर हम कहते हैं एक्सेसरी लिगामेंट्स। अब एक्सेसरी लिगामेंट में एक्स्ट्रा कैप्सुलर भी हो सकता है और इंट्रा कैप्सुलर भी हो सकता है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर की एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी हैं, जो कि नॉर्मली देखो ऐसे बोन टू बोन अटैच कर रहे हैं और ये कैप्सूल के अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, कैप्सूल तो चाहे ये जॉइंट डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो भी रहे हो, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से जो है ना एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट से अटैच होंगे। एग्जांपल इसकी आप ले लो कोरेक्को क्लेविकुलर लिगामेंट। और इंट्रा कैप्सुलर की जो कॉमन एग्जांपल होती है वो ये नी के क्रूशियल लिगामेंट्स, जो कि कैप्सूल के अंदर दो बोन्स को अटैच कर रहे होंगे। ठीक है, तो कैप्सुलर और एक्सेसरी के फिर दो टाइप्स हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, इंट्रा कैप्सुलर। फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है, यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर से। अब जो फाइब्रस कैप्सूल है, जो साइनोवियल जॉइंट की कैविटी है उसके अंदर एक लाइनिंग मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन का एक फंक्शन क्या है कि इसने साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करना होता है। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, मीज़ोथेलियम भी कहते हैं। और इसकी एक ख़ास बात है कि ये देखो आप यहाँ पे लाइन कर रही है ओवरऑल। अब यहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल के अंदर की तरफ भी प्रेजेंट है और बोन की सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट है, लेकिन जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसके ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज को कवर नहीं करेगी। दूसरे दो और स्ट्रक्चर है, आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस। इन दो स्ट्रक्चर को ये कवर नहीं करेगी, इन तीन स्ट्रक्चर्स को ये कवर नहीं करेगी। और आर्टिकुलर डिस्क को, आर्टिकुलर कार्टिलेज को, आर्टिकुलर डिस्क को और मेनिस्कस को, इनके अलावा बाकी सबको कवर करती है। इसके अलावा बोन की सरफेस है, इसके अलावा अंदर कोई लिगामेंट अगर इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट है उसको कवर करेगी, फाइब्रस कैप्सूल को अंदर से कवर करेगी, और भी जो चीज़ें होंगी उनको कवर करेगी। ठीक है, और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद होता है कि इसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है। अब ये एपिथेलियम है, एक लिविंग स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ब्लड वेसल भी होंगी, इसकी कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल भी होंगी, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। दूसरा इसने क्या करना है, साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करना है। और फैट पैड्स, अब एक बुक में लिखा हुआ है कि फैट पैड्स क्या होते हैं, कि अब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ठीक है, अब आप देखो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ तो फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बोन्स एक दूसरे के साथ मूव करते हैं तो इसमें फ्रिक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड है। लेकिन बाहर की तरफ मेम्ब्रेन और कैप्सूल भी क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड सा स्ट्रॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर है, और मेम्ब्रेन जो है वीक सी सॉफ्ट सी है मेम्ब्रेन है। तो अब ये इन दोनों के दरमियान मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती है और उससे क्या होगा, पेन प्रोड्यूस होगी। और दूसरा क्या है कि बाहर से कुशन करने के लिए भी इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ होंगी, खाली जगह होगी, तो उसको कवर कर उसके अंदर क्या होगा, फैट डिपॉजिट हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू, तो उसको हम क्या कहेंगे, फैट पैड्स। ठीक है, और फैट पैड्स का क्या काम होगा, बाहर से कुशनिंग प्रोवाइड करेगा, और इसके अलावा ये जो फ्लेक्सिबल होता है तो ये जो भी उसकी खाली जगह होंगी उसको कवर कर लेगा। फिर साइनोवियल फ्लूइड क्या है, साइनोवियल कैविटी के अंदर ये हमारे पास दोनों बोन्स के दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन ने सिक्रीट किया। इसका मकसद क्या है, सबसे पहला तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। जब दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट है, दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाएंगी तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। ये एक विस्कस फ्लूइड है, ज़्यादा मतलब कंसनट्रेटेड सा फ्लूइड है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो बहुत जो है ना वो भी नहीं है, वाटर लाइक भी नहीं है, विस्कस इसलिए है, और एक्वाइट लाइक है। इसको विस्कस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्वाइट लाइक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर साथ प्रोटीन्स और डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ वाटर नहीं होता। और इसका एक तो मकसद है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, एक दूसरा मकसद है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब हमने कहा था कि साइनोवियल मेम्ब्रेन बाकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर तो चली जाएगी, कैप्सुलर लिगामेंट्स वगैरह के ऊपर, लेकिन तीन स्ट्रक्चर थे हमारे पास कार्टिलेज के। एक आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर डिस्क है, मेनिस्कस, ये तीनों कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर हमारे पास ये साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं जाएगी। तो अब इनको भी तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, तो अब ये न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगी, ये साइनोवियल फ्लूइड प्रोवाइड करेगा। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन ने यहाँ से फ्लूइड रिलीज़ कर दिया। अब ये फ्लूइड जब इस कैविटी के अंदर होगा तो डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगा, हमारे पास
इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा अगर डिस्क होगी तो उसको प्रोवाइड करेगा, मेनिस्कस होगा तो उसको प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये दो मेन फंक्शन है इसके, एक लुब्रिकेशन के मूवमेंट जो है ना स्मूथ हो, उसमें कोई पेन वेयर और टेयर कम से कम हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये इन स्ट्रक्चर्स को स्पेशली ओवरऑल भी करता है, लेकिन इनको स्पेशली करता है जो जिन पे साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं होती। और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन की ख़ास बात है कि इसके अंदर ऑफ कोर्स ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या इसमें सिक्रीशन करनी है, ब्लड आएगा तो ब्लड से वाटर इसके पास आएगा, प्लाज्मा आएगा तो वो चीज़ों को फिर लेके वो चीज़ें सिक्रीट करेगा अंदर इसके कैविटी के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ हमने पहले पढ़ी थी वो ये थी कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की न्यूट्रिशन कैसे होती है। एक तो इस तरफ से साइनोवियल फ्लूइड्स होगी, दूसरी हमने पढ़ी थी कि यहाँ से हमारे पास एपिफिजियल आर्टरीज थी, तो यहाँ पे आके क्या कर रही थी, एपिफिजियल ऐसे आर्केड्स बना रही थी और उससे डिफ्यूजन कुछ होगी आर्टिकुलर कार्टिलेज को। फिर हमारे पास आ जाता है बर्सा। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है फाइब्रस कैप्सूल में प्रेजेंट है, ओवरऑल इसको फाइब्रस कैप्सूल ने हर तरफ से कवर किया हुआ है। लेकिन अगर कहीं पे फाइब्रस कैप्सूल डेफिशिएंट होगा तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से ये मेम्ब्रेन अंदर क्या था, वाटर का एक प्रेशर होगा, तो उसकी वजह से ये बाहर की तरफ मूव कर देगा। ठीक है, और ऐसे ये एक जो है ना सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा बाहर की तरफ। और इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन भी आ जाएगी और साइनोवियल फ्लूइड भी बाहर की तरफ आ जाएगा। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं बर्सा। ये हमारे पास नॉर्मल कैप्सूल था, उसके अंदर मेम्ब्रेन और फ्लूइड है। ये हमारे पास दोनों पहुँच की तरफ से ये बाहर एक बर्सा निकल आया। अब बर्सा जो है एक एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। इसका काम क्या है कि इसने फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना होता है। अब फ्रिक्शन किस किस के दरमियान हो सकती है, मसल अगर यहाँ पे बोन की सरफेस के ऊपर ऐसे मसल गुजर रहा है तो उसके और बोन के दरमियान में फ्रिक्शन हो सकती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हो सकता है मसल मसल यहाँ पे कोई मसल का टेंडन गुजर रहा है, ठीक है, तो उसके और बोन के दरमियान फ्रिक्शन को, या कोई और बोन यहाँ से यहाँ पे पड़ी है साथ, तो उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको करने के लिए हो सकता है। उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं बर्सा के। अब एक जॉइंट में एक और बात हमने याद रखनी है कि इसकी ब्लड सप्लाई हमेशा डिफरेंट आर्टरी से आ रही है। मतलब आप देखो कि एक ये आर्टरी है, दूसरी ये ब्रांच है, तीसरी ये आर्टरी है, चौथी ये आर्टरी है। डिफरेंट आर्टरीज हैं जो डिफरेंट लोकेशन से इसको डिफरेंट ब्रांचेस सप्लाई कर रही है। हर तरफ से इसको एक ना एक जो है ना ब्रांच आ रही होगी। उसकी रीज़न क्या है कि किसी भी मूवमेंट के दौरान अगर मूवमेंट इस तरफ हो गई है तो ये आर्टरीज कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन उस पॉइंट पे भी इस तरफ से उसको ब्लड सप्लाई आती रहेगी। तो इवन जो बहुत ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है उनके अंदर भी मूवमेंट के दौरान भी ब्लड सप्लाई, ताकि उसकी ख़त्म ना हो, इसलिए हमेशा डिफरेंट एनास्टोमोस होते हैं और हर तरफ से इसको ब्लड सप्लाई आ रही होती है। अब तीन स्ट्रक्चर हमारे पास रह गए हैं। एक है मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है, मेनिस्कस एक ना क्रीसेंट शेप, क्रीसेंट आपको पता होगा ऐसे जो चांद होता है, तो उसकी तरह का क्रीसेंट शेप जो है ना हमारे पास कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, जो कि सिर्फ किस जॉइंट के अंदर होता है, मीन जॉइंट के अंदर होता है। और इसके दो तीन फंक्शन है मेन। एक तो कॉन्ग्रुएंस, जो बोन की सरफेसेस हैं अगर वो एक दूसरे के साथ लाइन में नहीं है तो उनको कॉन्ग्रुएंट करने में जो है मदद कर सकता है। मतलब अगर जॉइंट के सरफेसेस ऐसे हैं कि उनकी शेप ऐसी है कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल लाइन में नहीं आ रही, तो उनके दरमियान में एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि जिसकी वजह से वो प्रॉपरली जो है ना मूवमेंट प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए होता है मेनिस्कस। दूसरा काम इसका होता है शॉक एब्जॉर्प्शन, जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज का भी था कि जब इस पर शॉक पड़ेगा नी जॉइंट में तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तीसरा काम इसका होता है जो बुक में नहीं लिखा हुआ है, प्रोप्रियोसेप्शन का। प्रोप्रियोसेप्शन होता है कि अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को डिटेक्ट कर सकता है। तो मेनिस्कस के अंदर नर्व्स और वेसल्स होती हैं जिस नर्व्स के थ्रू ये प्रोप्रियोसेप्शन की एबिलिटी भी रखता है। ठीक है, तो मेनिस्कस के बारे में तीन बातें याद रखनी है। आर्टिकुलर डिस्क, आर्टिकुलर डिस्क क्या होती है कि हमारे पास अब ये नॉर्मल जॉइंट है, लेकिन इसमें कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि दरमियान में एक ऐसे आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट हो जो कि दोनों तरफ से हमारे पास किससे अटैच्ड होगी, फाइब्रस जो कैप्सूल है उससे फ्यूज़ हो जाएगी।
तो और ये इसका काम क्या होता है कि ये जॉइंट को डिवाइड कर देता है, कम्प्लीटली भी कर सकता है और इनकम्प्लीटली भी कर सकता है। तो ये फाइब्रस कार्टिलेज की एक डिस्क होगी, आर्टिकुलर डिस्क, और इसने जॉइंट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं आती साइनोवियल मेम्ब्रेन, इस तरह इसके ऊपर भी साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं आएगी। और इसमें ख़ास बात है, जिस जॉइंट में आर्टिकुलर डिस्क होती है उसमें हाईलाइन कार्टिलेज की जगह फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है बोन के एंडियोम पर। तो यहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज हाईलाइन कार्टिलेज थी ना, इस जॉइंट के अंदर इसकी जगह फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। इसके भी वही फंक्शन है कि कॉन्ग्रुएंस में मदद करता है कि दोनों बोन की सर्विस पहले लाइन ही थी तो इनको अलाइन करने में मदद करेगा। फिर कंबाइंड मूवमेंट के एक, अब तक उसने जॉइंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कंबाइंड मूवमेंट्स में मदद कर सकता है कि एक वक्त में जॉइंट, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक टाइप का मूवमेंट है और एबडक्शन एडक्शन एक टाइप, तो वो ऐसे एक जॉइंट एक वक्त में फ्लेक्शन भी करे और एबडक्शन भी करे, तो इस तरह की कंबाइंड मूवमेंट करने में ये रोल प्ले करेगा। फिर ट्विस्टिंग एक्शन को ये बहुत हद तक रिड्यूस करता है। अब आप ये देखो, ये जो हमारे पास एक हमने बनाया था अपने पास जॉइंट, अब इसमें देखो कि ट्विस्टिंग जो है ना बहुत ज़्यादा इजी है, कि इसको मैं ऐसे ट्विस्ट करूँगा तो इस पर बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग का एक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके दरमियान एक सॉलिड सी चीज़ डाल दूँ ना, तो इसके ऊपर ट्विस्टिंग का एक्शन बहुत कम आएगा। अब ये इतने ईजीली ट्विस्ट नहीं हो सकता, तो ट्विस्टिंग का एक्शन भी कम हो जाएगा। और जो थी, क्योंकि अब फ्रीली देखो दोनों बोन के एंड फ्रीली पड़े हैं अटैच्ड विद फाइबरस कैप्सूल दोनों तरफ अटैच्ड था, लेकिन फिर भी ट्विस्ट होने का चांस तो है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी कम करता है। और चौथा काम इसका भी ये है कि शॉक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब लैब्रम हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसे फोसा है, एक जो है ना डिप्रेशन है, जिसके अंदर हमारे पास बोन का एक दूसरी बोन का जो है ना एंड में आके अटैच होना है। लेकिन अब क्या मसला है कि ये जो बोन का हेड है, जिसने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर की जो बॉल है जिसने सॉकेट के अंदर अटैच होना है, वो बॉल बड़ी है। अब उसको इनफ जगह नहीं मिल रही। अगर वो बॉल हमारे पास बड़ी होगी और जगह छोटी होगी तो क्या होगा, अब ये हमने समझा कि ये सॉकेट है और ये हमारे पास बॉल है, तो अब ये बॉल इसके अंदर फिट नहीं हो रही, तो अब क्या होगा, ये जॉइंट बहुत वीक होगा। तो इसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अराउंड एक हमने जो है ना छोटी सी जगह ये हमारे पास थी, तो हमने इसके अराउंड एक ऐसे छोटा सा एक साइड पे फाइब्रो कार्टिलेज का लगा दिया, एक रिम सा लगा दिया। अब ये रिम क्या करेगा, इसकी डेप्थ को बढ़ा देगा, कि फिर जब इसके अंदर बोन ऐड होगी तो वो ओवरऑल वो उसकी जो है ना लोकेशन बढ़ जाएगी। तो अब ये देखो कि अब मैंने इसको चारों तरफ से एक छोटी सी रिम से जो है ना कवर कर दिया इस सॉकेट को। तो अब क्या होगा कि ये अच्छी तरह इसको जो है ना बोन के हेड को ये अच्छी तरह अंदर इंक्लूज करेगा, तो ये जॉइंट की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और ये ओवरऑल क्योंकि एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है तो मूवमेंट में भी मसला नहीं करेगा। तो अगर ये बोनी रिंग होती साइड पे, तो फिर हो सकता है मूवमेंट नहीं कर पाता प्रॉपर, लेकिन क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो मूवमेंट में मसला नहीं होगा। डेप्थ को इंक्रीज़ करेगा ताकि जॉइंट स्टेबल हो। इसकी 2 एग्जांपल है, जो बोन एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है, एक शोल्डर में और एक हिप में, इसके अलावा एक प्रेजेंट होता है।